दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 पार्ट में कवर किया केवल इतिहास विषय को। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पीछे के वीडियोज आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आज हमारा संविधान का 201वां लेक्चर है, ठीक है। तो 150 तक तो इतिहास था, 151 नंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना भारतीय संविधान को। तो आज भारतीय संविधान की 51 क्लास है, यानी 51वीं क्लास है। और बहुत खुशी ये बताते हुए हो रहा है कि हमारे 6000 सवाल भी पूरे हो गए। तो आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो आपके पास तैयार हो जाएंगे 6001 से लेकर 6030 तक के सवाल। पूरे यूट्यूब पर जितना जी चाहे ढूंढ लीजिए, कभी आपको सीक्वेंस में कोई क्लास नहीं मिलेगी। स्टडी 91 ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलती हैं। और आज संविधान में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे लिख रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, या फिर मद्रास कारपोरेशन से स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव कब हुआ है। पहली बार दोस्तों ये मद्रास कारपोरेशन से स्थानीय स्वशासन कैसे आया है बनकर, ये बताना है आपको। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां जो है किस अनुच्छेद में बताई गई हैं, या फिर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ग्राम सभाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कितनी तैयारी आपकी है ये तब पता चलेगा जब आप प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे ऐसे विषय के लिए जो है बैचेस लॉन्च किए गए हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए एक बार हमारे साथ। ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी आप करना चाहते हैं लेकिन आप बार बार तैयारी करते हैं। मेरे साथ आएंगे, स्टडी 91 के साथ आएंगे, नितिन सर के साथ आएंगे, तो फायदा ही मिलेगा कि आपको बार बार बैच नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या आज हमारी 101वीं क्लास है और आज हम कवर करेंगे अपने 6030 तक के सवाल। और सवाल जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित सवाल है, ठीक है। पहला सवाल क्या लिखा है, लिख रहा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले यही बता दीजिए, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते ना, जल्दीबाजी में पता क्या करते हैं, कार्नवालिस करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कार्नवालिस को दोस्तों सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, परीक्षा में आए अगर कि सिविल सेवा का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा, बताएगा दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस। क्या बताएंगे, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। यहां आपसे स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा था तो गलती कैसे हो गई, याद रखेंगे लॉर्ड रिपन है। कौन है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा सन 1880 से लेकर के 1884 तक का जो समय है ये लॉर्ड रिपन का काल था। 84 में फिर जब रिपन जाते हैं तब किसका काल आता है, डफरिन का समय आता है। लॉर्ड डफरिन के समय में दोस्तों भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन के लिए प्रावधान किया था। दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड रिपन ने यह प्रावधान किस प्रस्ताव को पारित करके किया था और वह किस समय पारित किया गया था, दोनों बातें आपको बतानी है। तो याद रखिएगा समय 80 से 84 जरूर है, लेकिन यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे सन 1882 ईस्वी में। कब किया गया था, सन 1882। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, सवाल बड़ा अच्छा पूछता है आपसे, जनगणना के बारे में पूछता है कि भारत में पहली जनगणना जो थी वो कब कराई गई थी। तो याद रखिएगा पहली जनगणना तो 1872 में कराई गई थी और ये दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। और दोस्तों अस्थाई जनगणना कब हुई थी, अस्थाई जनगणना अगर पूछे, अस्थाई जनगणना अगर आपसे पूछे तब क्या बताएंगे, तब बताएगा दोस्तों 1881 में अस्थाई जनगणना शुरू होती है और ये रिपन के समय में शुरू हुई है, ठीक है। तो इसके लिए भी रिपन जाने जाते हैं। इस सवाल को भी आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षक के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है और क्या आपसे पूछ दे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल किया दोस्तों। तो याद रखिएगा जब आप संविधान पढ़ते हैं ना तो संविधान के भाग 9 में आना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग 9 में क्या बताया गया दोस्तों, इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। कहां पर दोस्तों, भाग 9 में। वैसे परीक्षा में ऐसे नहीं लिखता, भाग 9 जो आपको परीक्षा में मिलेगा ना वो हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, ऐसे मिलेगा भाग 9, ठीक है, ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, पंचायती राज से संबंधित अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तब आप स्पेशली बताएगा, अनुच्छेद 40 इसके बारे में बताता है जब हम राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात करते हैं। और अगर पूरा देखेंगे
देखेंगे तो आप अनुच्छेद 243 में दोस्तों विधिवत रूप से आप स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आइए, लिख रहा किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं यहां पे सवाल कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक ये जो तत्व हैं ये दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखेगा दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल दोस्तों, हमारे संविधान में कौन सा भाग इससे जुड़ा हुआ है? तो भाग 4 जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, ये किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और अभी जो आपसे पूछ रहा है कि भाई किस अनुच्छेद में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, तो दोस्तों हैं तो कई सारे, टोटल आप काउंट करेंगे तो मिलेंगे कम से कम 15 आपको। कितने हैं? 15। तो इन 15 में से कौन सा वाला अनुच्छेद वो है जो पंचायती राज के बारे में बात करता है? तो याद रखें दोस्तों वो अनुच्छेद 40 है। कौन सा है दोस्तों? वो आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 40 से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा पंचायती राज किस सूची में उल्लिखित है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे भाग पूछा था तो आपने बताया था दोस्तों पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बताया गया, लेकिन दोस्तों यहां तो आपसे सूची के बारे में पूछ लिया और आपने पढ़ा दोस्तों सूची कितनी होती है दोस्तों? तो आपने पढ़ा दोस्तों सूची 3 होती है, यही पढ़ा ना। एक पढ़ा था आपने संघ सूची, दूसरा पढ़ा था राज्य सूची और तीसरा पढ़ा था समवर्ती सूची, यही पढ़ा था ना। तो अब आपका दिमाग चला गया यहां पर और पूछ रहा दोस्तों किस सूची में है? तो दोस्तों वहीं से याद रखेगा ये जो विषय है ये राज्य सूची में आता है और आपको तो पता होगा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? सिर्फ राज्य को है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ यानी केंद्र को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? जो भी समवर्ती सूची के जो भी विषय होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? तो संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य मिलकर बनाएंगे। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? बहुत अच्छा सा सवाल है। अगर ऑप्शन ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस सवाल को बता पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए सवाल को, तब समझ में आएगा। पूछा सवाल कि पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? याद रखिए दोस्तों शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण मतलब समझिए पहले होता क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, अगर सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अहंकारी, रावण। फिर देश कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, यानी शक्तियां डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए ताकि कोई एक व्यक्ति सत्ता का लाभ न ले सके। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था जब बनी ना तो किस पर आधारित उसको किया गया? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर दोस्तों? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर दोस्तों ये आधारित है। विकेंद्रीकरण पर दोस्तों ये आधारित है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू किया गया? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। लोकेशन आपसे पूछता है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू किया गया। पूछने को यह भी पूछ सकता है कि कब लागू किया गया, पूछ सकता है कि नहीं? तो याद रखेंगे दोस्तों। तो अगर कहां पूछेगा तो जवाब क्या होगा? याद रखिएगा एक स्थान है नागौर। कौन सा स्थान है दोस्तों? नागौर। ये नागौर कहां पर दोस्तों? ये नागौर दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, पहली बार दोस्तों इस पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया है? नागौर राजस्थान में किया गया। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे कर सकता है दोस्तों कि इसको कब लागू किया गया, तब आप क्या बताते हैं? जब कब पूछता है ना तो बताइए कि 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। एक सवाल और पूछ सकता है कि किसने लागू किया, तो याद रखेगा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। ये सारे सवाल मैं बना के नहीं पूछ रहा हूं। अगर आपने इस चीज को पढ़ा होगा, एक काम करिए ना, स्टडी 91 आपको अच्छा पढ़ाता है कि खराब पढ़ाता है, ये निर्णय लेंगे कैसे? भावनाओं में मत बहा करिए। मैं फिर से समझा रहा हूं, जिंदगी को ऐसे जीजिए ना कि आपको लगे कि नहीं, मैं जो देखूंगा वही सत्य है। आप किसी के बात पर क्यों भरोसा करेंगे? नितिन सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। आज एक काम करो ना, कोई नया चैप्टर मत पढ़ो। आज एक काम करो, ये 30 प्रश्न जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 6001 से लेकर 6030, इसको पढ़ लो। पढ़ लिए? ठीक है, 20-25 मिनट की क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, पढ़ ली। पढ़ने के बाद आप किताब जरूर खोल लेना।
कोई भी किताब, मैं नहीं कहता हूं कि स्टडी 91 की किताब आपके पास, तो कोई भी किताब जो आपके पास है उसकी बात करिए, ठीक है। फिर वही सेल वाला काम अपने को नहीं कराना कि नहीं पहले जाओ किताब खरीदो फिर चेक करो। क्यों? हमारी किताब में क्या कुछ अलग से लिखा होगा? अरे जो नियम कानून है उस सब में लिखा रहेगा भैया, क्यों अलग से लिखा रहेगा, ठीक है। तो कोई भी किताब आपके पास हो उसमें अपना एक चैप्टर खोले ना स्थानीय स्वशासन का, फिर देखना कि स्थानीय स्वशासन में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो कितना रिलेवेंट है, कितनी चीजें हमें समझ में आ रही हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो उसमें लिखी हैं और एज इट इज आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को पढ़ा। फिर आपको निचोड़ समझ में आएगा कि जो हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है। सही होगा तो पूरा 200 लेक्चर देखिएगा, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं, पूरा देखिएगा। नहीं सही होगा छोड़ दीजिएगा। सही कर रहा हूं ना भाई, आपका समय फालतू थोड़े है, सिलेक्शन लेना आपको, किसी एक के पीछे क्यों समय को बर्बाद करना। एकदम डंके की चोट पे मैं सही बात करता हूं। आगे बढ़िए, लिख रहा है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे दोस्तों किसने किया, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। किसने किया? तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। यह सवाल भी याद रखेगा। लिख रहा ग्राम सभाओं का वर्णन दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। जब आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं, भाग 9 की बात करते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों भाग 9 जो किसके बारे में उल्लेख करता है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो वहां पहला सवाल आपका बनता है कि ग्राम सभाओं का वर्णन कहां किया गया है? तो याद रखेगा ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत, या फिर इसे आप क्या कर सकते हैं? आप इसे कर सकते हैं 243 ए। जो बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हो इंग्लिश में जान जाएं कि आर्टिकल 243 ए, या हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं अनुच्छेद 243 क में क्या बताया गया दोस्तों? याद रखेगा ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक गांव के लिए क्या होगी दोस्तों? ग्राम सभा होगी। अच्छा, गांव के लिए नहीं होती, वो जनसंख्या के आधार पर होती है, ठीक है। ग्राम सभा जो होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है। ऐसा नहीं, मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, कई सारे गांव ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गुट में बटे होते हैं, ठीक है, कि समझ रहे होंगे, मैं बोलना नहीं चाहता, ठकुराना अहिराना इस तरह से बटे होते हैं। तो ऐसा नहीं सबके लिए ग्राम सभा एक गांव के लिए संयुक्त रूप से होती है, ठीक है, सभी के लिए, चाहे उसमें किसी भी जात बिरादरी के लोगों उससे मतलब नहीं होता है। आगे बढ़िए, लिख रहा है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए जब आपने पढ़ा दोस्तों ग्राम सभा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे दोस्तों ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के बारे में कहां बताया गया? याद रखेगा अनुच्छेद 243 ए में बताया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों ग्राम पंचायत, सभा की जगह क्या वर्ड लिख दिया? ये सभा था ना, अब लिख दिया दोस्तों पंचायत। इतने आराम से कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत लिखेगा तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएगा अनुच्छेद 243 बी, यानी हिंदी में जब आप उसे पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा अनुच्छेद 243 ख। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 243 ख में ग्राम पंचायतों के किसके बारे में बताया गया? गठन के बारे में बताया गया। ये अच्छा सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा पंचायतों की संरचना। संरचना बोले तो संरचना दोस्तों स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि दोस्तों किसको किसको मिला करके इसका निर्माण होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेगा दोस्तों ये बताया गया अनुच्छेद 243 ग में। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 243 ग में बताया गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, ग्राम पंचायतों के गठन की बात आई गई तो एक लाइन और याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति एक बनी थी और उसमें दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है कि भारत के जो गांव होंगे दोस्तों उसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई, ठीक है। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है दोस्तों, जाहिर सी बात है त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों ग्राम स्तर है, एक ग्राम स्तर है, एक खंड स्तर है जिसको मध्य स्तर कहते हैं, मध्य, फिर इसी में दोस्तों इसको खंड कहते हैं, ठीक है। एक है दोस्तों जिला स्तर जिसे हम उच्च स्तर भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये 3 स्तर है, इसके गठन की बात कही गई कहां पर दोस्तों? अनुच्छेद 243 ख यानी बी में बताया गया है। ये पंचायतों की संरचना हो गया। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, संरचना मतलब कैसे। अगर आप संरचना की बात करेंगे तो संरचना से तात्पर्य किस बात का है? याद रखेगा इसके मतलब है कि जो राज्य विधानमंडल होगा, कौन दोस्तों? राज्य विधानमंडल। सुनिए, अब आप कहेंगे सर यहां बात हो रही ग्राम पंचायत की, महाराज ग्राम राज्य का विधानमंडल उठा के रख दिए। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात करा है। तो विधानमंडलों को, पंचायतों की संरचना, विधानमंडलों को थोड़ी सी बात बता रहा हूं, पंचायतों की संरचना में फेरबदल का अधिकार है। पंचायतों की संरचना में फेरबदल का मतलब क्या दोस्तों? उसके लिए प्रावधान करने की शक्ति, ठीक है, प्रावधान करने की शक्ति दोस्तों किसके पास है? अगर कहीं भी मान लीजिए आपसे कभी सवाल बन गया कि पंचायत की संरचना में फेरबदल कौन कर सकता है, या पंचायत की संरचना में चेंजेस कौन कर सकता है, परिवर्तन कौन कर सकता है, तो क्या बताएंगे? राज्य विधानमंडल को अधिकार है।
विधानमंडल बोलिएगा, स्पेशली विधानसभा नहीं बोलना है, ठीक है। शब्दों का चयन करिए कि क्या कहना है, क्योंकि परीक्षा में एज इट इज यही शब्द पूछे जाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो गलत करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में दोस्तों कहां बताया गया, एकदम सीक्वेंस में चीजें दी गई हैं, तो याद रखेगा अनुच्छेद 243 घ, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 243 डी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, ये जो आरक्षण की बात कर रहा है ये 3 लोगों के आरक्षण की बात करता है। एक तो एससी के आरक्षण की बात करता है, दूसरा एसटी के आरक्षण की बात करता है, तीसरा महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है, यह आरक्षण 3 लोगों की बात करता है, ठीक है। तो एससी मतलब क्या हो गया, अनुसूचित जाति, एसटी मतलब क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति, और महिलाओं। दोस्तों इसी वाले अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि महिलाओं की जो संख्या होगी वो पंचायतों में क्या होगी दोस्तों, कुल संख्या के 1/3 होगी। कितनी होगी दोस्तों, कुल के 1/3, कुल संख्या का दोस्तों क्या होगा, 1/3 होगा। यह भी दोस्तों यहीं पर कहा गया। तो इस तरह से दोस्तों आरक्षण दिया गया ताकि सभी लोगों को एक साथ लेकर चला जा सके। चीजें समझ में आ रहा है ना, अच्छे से चीजों को समझिए, कठिन कुछ नहीं होता। जब तक आप कोई चीज नहीं जानते हैं तब तक कठिन है, जिस दिन आप चीजों को जान गए उसी दिन चीजें आसान बन जाती हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा दोस्तों पंचायतों की अवधि आदि किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित है। अवधि आदि के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, तो याद रखेगा इसके बारे में अनुच्छेद 243 अंग में बताया गया। कहां दोस्तों, अंग में। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे आर्टिकल 243 ई में बताया गया। कहां बताया गया, ABCDE, तो याद रखेगा ई में बताया गया। ये बताता है दोस्तों अवधि वगैरह के बारे में। अवधि वही जनरली 5 साल की होती है। लिख रहा सदस्यता के लिए निरर्हताएं ये किस अनुच्छेद में है, ठीक है। देखिए एक शब्द होता है अहर्ता, एक शब्द होता है निरअहर्ता, यानी कब किसको अयोग्य किया जा सकता है, वो बातें दोस्तों कहां बताया गया है, तो बताया गया अनुच्छेद 243 च में। कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 243 च में बताया गया। आज मैं ज्यादा अनुच्छेद नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि अगर ज्यादा अनुच्छेद पढ़ा दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अनुच्छेद 243 च में बताया गया, ठीक है। क्या दोस्तों, निरअहर्ताएं मतलब क्या होता है दोस्तों, अयोग्यता, ठीक है। अगर अहर्ताएं लिख देता तो क्या मतलब हो जाता है, तब हो जाता है योग्यताएं। यहां अयोग्यताओं के बारे में बताया गया। लिख रहा पंचायतों की शक्ति, उनके प्राधिकार, उनके उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें दोस्तों किस अनुच्छेद में बताई गई हैं, हम सीक्वेंस में ही चीजें पढ़ रहे हैं, तो याद रखेगा अनुच्छेद 243 6 में बताया गया, ठीक है, 6 में। जी हाँ दोस्तों 243 6, तो इसको भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जब किताबों को आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे सर वाकई आपकी किताबों में दम है, क्वालिटी है। विश्वास कीजिए बहुत मेहनत लगता है, इतने बार करेक्शन करना पड़ता है आप लोगों के लिए, इतने बार सोचना पड़ता है कि मैं विश्वास नहीं दिला पाऊंगा आपका। अगर आप मेरे साथ होते ना तब शायद आप देख पाते कि कितनी मेहनत लगती है किताबों को बनाने में। आप आइए, आप इन किताबों को हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां माने क्या होता है दोस्तों, निधि। देखिए इंग्लिश में निधि को हम फंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निधियों क्या कहते हैं दोस्तों, निधियां कहा है, तो इसलिए फंड्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप फंड्स के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों, तो ये बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 243 ज में। कहां बताया गया दोस्तों, 243 ज में बताया गया। क ख ग घ अंगा च छ ज आ गया किस पे, 8वें नंबर पे। पता है 8वें नंबर पे क्या होता है, 8वें नंबर पे H आता है। रीजनिंग नहीं पढ़ा क्या, चलो कोई बात नहीं, तो याद रखेगा अगर इंग्लिश में से हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 243 H पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, 243 H पढ़ते हैं। आगे बढ़िए। लिख रहा है जनवरी 1957 में भारत सरकार ने किन योजनाओं के कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। और कब ये समिति बनी थी, साफ साफ लिखा है 1957 में बनी थी। आपको याद होगा दोस्तों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। तो आप सन जरूर याद रखेगा, परीक्षा में पूछता है बार बार, ठीक है। तो 1957 में समिति बनी थी और इसी समिति ने दोस्तों अपना रिपोर्ट दिया कि भारत में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया और वही भारत में लागू किया गया, ठीक है। अनेक क्षेत्रों में लागू किया गया, संपूर्ण भारत के लिए अलग अलग है, ठीक है। लिख रहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सवाल आता दोस्तों ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भारत में कब शुरू किया गया था,
तो याद रखेगा 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा दोस्तों, ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1953 में शुरू किया गया था। करें, इनके कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जी को ही दोस्तों क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। यही बलवंत राय मेहता जी आगे चल के पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति की भी अध्यक्षता करते हैं। तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए चीजों को पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? अच्छा सवाल दे दिया। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी स्वायत्तता की योजना की सिफारिश कब की? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया, सत्ता या सरकार का विकेंद्रीकरण मतलब पावर जो है वो अलग अलग हाथों में चला जाएगा। यही है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्वायत्तता की जो योजना थी, इसकी सिफारिश दोस्तों कब किया? तो इन्होंने 57 में रिपोर्ट सौंपा है, जनवरी में बनी थी और नवंबर 1957, आप याद रखेंगे, नवंबर 1957 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, किसकी तरफ से? बलवंत राय मेहता की तरफ से। लिख रहा बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस रूप में जाना गया, किस रूप में दोस्तों इसको माना गया? ये जो नवंबर 1957 में जो ये रिपोर्ट आया है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? तो उसी को आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? ये पंचायती राज व्यवस्था कुछ और नहीं है, ये बलवंत राय मेहता जी की रिपोर्ट में जो दर्शाया गया त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई, उसी को हम नाम देते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज का मतलब ही है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। लिख रहा बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के अनुसार पंचायती राज की संरचना में कितने स्तर होने चाहिए? अभी मैंने कई बार आपको बताया, तो दोस्तों याद रखें यहां 3 स्तर की बात की गई। एक होता दोस्तों ग्राम स्तर, एक होता दोस्तों खंड स्तर, एक होता दोस्तों जिला स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर की बात की गई, ये तीनों आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत आराम से चीजों को पढ़ते चलिए और अच्छे से देखते भी चलिए। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों कि पंचायत राज, पंचायत नहीं लिखे पंचायती, लिख रहा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? सबसे निचले पायदान पे कौन है दोस्तों? तो आप ग्राम यानी गांव को दोस्तों सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज में दोस्तों 3 ही स्तर की बात हुई। कितने स्तर हैं? एक तो दोस्तों ग्राम स्तर है, मध्य पर दोस्तों खंड स्तर है और उच्च लेवल पे क्या दोस्तों? जिला स्तर है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये निम्न स्तर पे कर सकते हैं, ये मध्य स्तर पे कर सकते हैं, या उच्च स्तर पे कर सकते हैं। उस आधार पे देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई जो सबसे नीचे रहेगा वही हो जाएगी। तो यहां पर नीचे कौन सा दोस्तों? याद रखेगा ग्राम। तो ग्राम के साथ एक शब्द जोड़िए, यहां पर ग्राम पंचायत बोलिए, खाली ग्राम नहीं, ग्राम पंचायत कहिए, ये आपके लिए ज्यादा सही है। लिख रहा ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है? आपके यहां पर ग्राम प्रधान कितने दिन के लिए चुना जाता है पंचायत में जो प्रधान होते हैं? ठीक है, तो याद रखें दोस्तों यहां पर होता है 5 वर्ष। ठीक है, तो याद रखेगा 5 वर्ष हो जाएगा। लिख रहा पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु दोस्तों किस पर निर्भर रहती? बहुत अच्छा सवाल दे दिया। पंचायती राज संस्थाएं, ये पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं हैं, इनको कहां से पैसा मिलेगा, कहां से फंडिंग आएगी? दोस्तों ये निधियों के लिए सरकार पर निर्भर रहती हैं, सरकार के अनुदान पर। अनुदान को इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडी। किस पर दोस्तों? तो याद रखिएगा यहां आप लिखिएगा सरकारी अनुदान। क्या लिखेंगे? सरकारी अनुदान, जिसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? जिसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी पे दोस्तों ये निर्भर रहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? ठीक है, स्रोत, ये गलत लिखा है दोस्तों, स्रोत इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए ऐसे। ठीक है, स्रोत। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों ग्राम पंचायतों की आय, आय का मतलब क्या होगा दोस्तों? सीधा सीधा बताइए कि ग्राम पंचायतों को इनकम कैसे होती है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को इनकम दोस्तों कैसे होती है? तो इनके इनकम का ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुदान पर ही रहते हैं। ठीक है, अनुदान तो इनके लिए फ्री फंड का पैसा होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कर, ये जो मेला वगैरह लगता है ना, ये उस पर टैक्स वसूलते हैं मुख्य रूप से दोस्तों। उस मेला एवं बाजार कर, आप इसे कह सकते हैं मेला एवं बाजार कर, ये इनका क्या होता है दोस्तों? ये इनका इनकम का सोर्स होता है। बाकी जो सरकारी अनुदान है, जो फंडिंग है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आज सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है, ठीक है, ये दोस्तों हमने कई बार आज पढ़ा। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी, वो अनेकों के हाथ में रहेगी। यानी सीधे सीधे हम यहां बात करें दोस्तों शक्तियों के विभाजन की,
किसकी बात करते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? शक्तियों का विभाजन। क्या है दोस्तों? शक्तियों का विभाजन। अगला सवाल लिख रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, राज्य के नीति निश्चित तत्व में क्या बताया गया? बताइए मुझे। यही कहा गया ना कि कैसे राज्य कल्याणकारी हो सकता है। यह अलग बात है कि वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब राज्य को कल्याणकारी बनने की बात कही गई, लेकिन उसे दोस्तों न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं बनाने को कहा गया। लेकिन अभी सवाल आता है ना, तो बच्चे पता क्या करते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। अनुच्छेद 40 ना कर दिए बंटाधार। सवाल को पढ़ो भैया। अनुच्छेद 40 पंचायती राज के बारे में बताता है, लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में अनुच्छेद 38 बताता है। ध्यान रखना इन सब चीजों को। तो बहुत आराम से और इत्मीनान से चीजों को पहले सीखिए, समझिए जो आपको समझाया जा रहा है। यहां पर 40 जवाब मत दीजिएगा, यहां पर अनुच्छेद 38 दोस्तों आपके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? क्या लिखा दोस्तों? कि जितने भी गांव हैं ये पंचायत के क्या कहलाएंगे दोस्तों? गणराज्य होंगे। और इस विषय में सबसे पहली बार किसने दोस्तों अपना विचार दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी के बाद जाकर अन्य लोगों के विचार आए। लिख रहा, किस वर्ष भारत में मद्रास कारपोरेशन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ? जब ये मद्रास कारपोरेशन बना उसी को दोस्तों हम इसका जड़ मानते हैं। और इस कारपोरेशन की स्थापना सन 1687 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? सन 1687 ईस्वी। हमने पढ़ा 1882 में दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ, यही ना? स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव कब हुआ? अगर यहां स्पेशली दोस्तों स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो आधुनिक स्तर का जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये इतिहास की बात है दोस्तों। ये 1882 में ये रिपन वाली मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगर आपसे आधुनिक पूछ देगा ना, तब आप अपना जवाब क्या देंगे? तब आप अपना जवाब दीजिएगा राजीव गांधी। नहीं पता था ना? कैसे पता होगा? जब मेहनत से पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। आगे देखिए, लिख रहा, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये अच्छा सवाल कर दिया। तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? याद रखें दोस्तों, राजीव गांधी को कहा जाता है। किसे दिया जाता है यह दर्जा? राजीव गांधी जी को दिया जाता है। यह सवाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ अनुच्छेद वाले सवाल और बचे थे। जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 243 ज तक कवर किया। ज यानी दोस्तों आपका 8 नंबर पे हो गया, और 8 नंबर पे आता है एच। ठीक है, तो 243 एच तक हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, ये ठीक है। और आगे की क्लास में दोस्तों मैं उसके आगे के अनुच्छेद भी आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी इसका 1-2 पार्ट और आपको मिलेगा। तब जाकर स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें अच्छी लगी होंगी। आप स्टडी 91 के साथ अपना समय दीजिए, जीके जीएस की क्लास लीजिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा भी लगेगा और चीजें बेहतर ढंग से तैयार भी हो जाएंगी। और घूमते टलते रहेंगे ना तो विषय पर पकड़ भी नहीं बन पाएगी और विषय कभी समाप्त नहीं होगा। जो बच्चा शुरू से हमें फॉलो कर रहा होगा, शुरू से चीजों को पढ़ रहा होगा, आज 6000 सवाल वो पढ़ चुका है। 6000 सवाल में बहुत कुछ उसके तैयार हुए होंगे। छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। विश्वास कीजिए, ये कहने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं। बाकी स्टडी 91 की क्लास सही है तो सुबह शाम चलती है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी आपकी अच्छी होगी। एक निवेदन आपसे दोस्तों, आप शेयर तो करते नहीं। मेरे बहुत बार निवेदन करने के बाद भी आप नहीं करते शेयर, नहीं पता मुझे क्या रीज़न है, लेकिन कम से कम लाइक तो कर सकते हैं ना। लाइक करेंगे तो देखिए गूगल की नज़र में थोड़ा सा चैनल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, यही होगा, बहुत इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको लगे तब, देखिए कोई काम ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता। आप नहीं करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं शायद आपका दिल नहीं जीत पा रहा हूँ, इसलिए आप लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दिल नहीं जीत पा रहे हैं तो दिल जीतेंगे, हम उसके लिए और अच्छा प्रयास करेंगे, हम और मेहनत करेंगे, हम और अच्छी क्लास बनाएंगे, हम और अच्छे प्रश्न लाएंगे और बेहतर ढंग से समझाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आपका लाइक चाहिए, आपका कमेंट भी चाहिए, आपसे शेयर भी चाहिए और प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, और आप करोगे, आज नहीं तो कल करोगे। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया आपका कि जो आप हमारी बातों को मानते हैं। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।